आज अपन लोगों को मेन जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखना। ठीक है, होपफुली आप सभी लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखा ही होगा, बट फिर भी थोड़ा बहुत मेरी तरफ से बाकी ये चैप्टर खत्म हो गया। तो रिकैप को क्वांटम नंबर्स हो गया है, उसके बाद नोट्स हो गया है, और उसके बाद इम्पोर्टेंट फॉर्मूले ये भी हो गया। तो अब मेन बारी थी जो फाइनल टॉपिक चल रहा था, वो टॉपिक था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये टॉपिक चल रहा है, क्लियर है सबको? यही चल रहा था या नहीं? यस सर। ओके, चलो तो बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें कैसे लिखना है, उसके क्या क्या रूल्स हैं। तो मैंने आपको आई थिंक 2 क्लास बताए थे। पहला रूल था आप बाउट प्रिंसिपल वाला। ठीक है, आप बाउट प्रिंसिपल का मतलब क्या था कि इलेक्ट्रॉन जब भी भरे जाते हैं तो हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर एनर्जी में भरे जाते हैं। ठीक है, उनका जो एनर्जी का ऑर्डर है वो भी आप निकाल सकते हैं। और इसमें एक इम्पोर्टेंट रूल था जिसको हम बोलते हैं बोर्स बडी रूल, या उसी को हम बोलते हैं क्या, N+L रूल। तो N+L रूल भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सी ऑर्बिट पहले है, कौन सी ऑर्बिट बाद में है। जैसे नॉर्मल अप टू 36 अगर आपको बनना है तो 1s फिर आता है 2s, फिर आता है 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर आता है 3d, फिर आता है 4p। 36 से यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है, 36 से ज़्यादा है तो ऐसी तरीके से आप आगे बढ़ते जाइए। ठीक है, एक डायग्राम आपने जरूर पढ़ा होगा पिछले 3 साल में, जिसमें आपने ऑर्बिटल्स के तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में अरेंज किया। क्लियर है? ठीक, सेकंड रूल जो था वो था कौन सी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, एंड दैट इज नोन एज पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का टेक्निकल बात क्या थी वो तो सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर नहीं हो सकते। जैसे एग्जांपल के तौर पे n सेम हो सकता है, ऑर्बिट नंबर सेम हो जाए, ऑर्बिटल सेम हो सकता है, l सेम हो सकता है, अलग अलग ब्लॉक भी सेम हो सकता है, m सेम हो सकता है, लेकिन उसके अंदर जो स्पिन है एटलीस्ट वो तो अलग होना ही चाहिए। और स्पिन केवल 2 पॉसिबल है। ठीक है, या तो +12 या -12। ठीक है, दैट मीन्स एक ब्लॉक के अंदर 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हम नहीं रख सकते। तो इसी का जो सेकंड रूट है वो क्या है, we cannot fill more than 2 electrons per block। तो जो ब्लॉक्स हमें मिल रहे हैं उनमें हम 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते। जैसे s ऑर्बिटल ब्लॉक है तो एक इलेक्ट्रॉन आएगा +12 वाला, एक आएगा -12 वाला, ये सही है। लेकिन तीसरा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकता, क्योंकि तीसरा इलेक्ट्रॉन या तो +12 वाला आएगा या -12 वाला आएगा। तो इन दोनों के सारे सेट ऑफ क्वांटम नंबर सेम हो जाएंगे। अगर ऐसे वाला आएगा तो इन दोनों के सेम हो जाएंगे। दैट इज नेवर पॉसिबल। समझ में आ रही बात? तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का कहना ये था कि भाई एक पर्टिकुलर ब्लॉक में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आप नहीं रख सकते, क्योंकि स्पिन क्वांटम नंबर्स की वैल्यू 2 ही है, जितनी वैल्यू उतने इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसके अलावा सेम ब्लॉक में n सेम होगा, l सेम होगा, m सेम होगा, तो 3 तो सेम होंगे, लेकिन चौथा कम से कम अलग होना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज जो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है वो नहीं। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है? नहीं? क्लियर है? यस सर। ठीक है, पर ब्लॉक तो अगर मैं एस ऑर्बिटल की बात करूं तो आपको आप जानते हैं कि एस ऑर्बिटल हर डायरेक्शन में बराबर होता है, एस एक्स वाई। तो एस ऑर्बिटल में एक ही ब्लॉक होता है, तो नंबर ऑफ ब्लॉक की अगर हम बात करें तो एस ऑर्बिटल में एक ही है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल कितने रख सकता है, 1 × 2। तो 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में नहीं जा सकते। ठीक है, अगर हम पी ऑर्बिटल की बात करें तो याद करिए लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया
कि p ऑर्बिटल 3 टाइप के होते हैं, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होती है px, py, pz। दैट मींस p ऑर्बिटल को हम 3 ब्लॉक से दिखा सकते हैं, एक px, py, एक pz। ये तो नॉर्मल है। तो हर एक ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2। सो दैट इज 3 into 2, दैट इज 6 इलेक्ट्रॉन। तो p ऑर्बिटल में एट मैक्स 6 इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं d ऑर्बिटल। तो d ऑर्बिटल में कितने होते हैं अलग अलग? भी बताइए, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था 5 टाइप के होते हैं। कौन कौन से स्ट्रक्चर ही बताए थे? dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। समझ में आ रही बात है? नहीं आ रही? बोलिए। क्लियर? तो बताइए टोटल ब्लॉक कितने हैं? 5। हर एक में कितने इलेक्ट्रॉन रखे जाते हैं? 2, 10। तो d ऑर्बिटल में 10 और इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं रखे जा सकते। सिमिलरली f ऑर्बिटल में टोटल ब्लॉक्स बनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 ब्लॉक बनेंगे और इसमें एटॉमिक्स इलेक्ट्रॉन कितने रखे जा सकते हैं? 40। ठीक है, तो ये आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। g ऑर्बिटल, h ऑर्बिटल अभी तक आया नहीं है तो उसके बारे में बात नहीं करेंगे। आपके जीवन में 4 ऑर्बिटल आ सकते हैं और चारों में मैक्सिमम लिमिट जो है इलेक्ट्रॉन की वो इतनी हो सकती है। इसमें कोई भी डाउट हो तो बताएं। क्या? अरे महाराज कोई तो Yes, बोलते sir. हैं, कोई नहीं बोलता है, कोई तो बोल दिया। एनीवे, क्लियर है सबको अभी? तो ये हो गया आपका Yes, sir. Yes, sir. ये हो गया आपका पॉलीहेड्रोजन टेस्ट। अभी भी ये तो क्लियर हो गया कि कौन से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन हमें भरने हैं, किस फैशन में, मतलब किस तरीके से आगे बढ़ना है, ये क्लियर हो गया। किस ऑर्बिटल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन बनने हैं, ये भी क्लियर हो गया। तो किस फैशन में इलेक्ट्रॉन को भरना है, अब हमें ये क्लियर करना चाहिए। समझ में आया? उसके लिए अलग से रूल है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कोई बोले p3, तो अब p ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन बनने हैं, 3 ब्लॉक है आपके पास, तो किस तरीके से बनने हैं ये तो क्लियर हो गया कि 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हम किसी ब्लॉक में नहीं भर सकते। तो कोई बोले हम ऐसे भर देंगे 1 2 3, क्या ये सही है? कोई बोले हम ऐसे भर देंगे 1 2 3, क्या ये सही है? कोई बोले हम ऐसे भर देंगे 1 2 3, क्या ये सही है? कोई बोले हम ऐसे भर देंगे 2 यहाँ 1 यहाँ, क्या ये सही है? कोई बोले हम तो बीच में 2 भरेंगे 1 आगे भरेंगे, क्या ये सही है? कौन सा वाला कॉन्फ़िगरेशन सही है, ये हमें ढूंढना है। So which out of these all is correct? समझ में आ रही बात? ये कौन बताएगा आपको? ये बताएगा आपको हुम्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, तो तीसरा रूल हमें करना पड़ेगा जो कि आपको बताएगा कि किस फैशन में हम इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं। फैशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फिलिंग इज गवर्न बाय हुम्स रूल। ठीक है, चलिए तो तीसरे रूल की बात कर लेते हैं। और तीसरा है आपके पास हुम्स रूल, तो उसको हम लिख देते हैं। और रूल, 2 रूल हम पहले खत्म कर चुके हैं। दैट इज हुम्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। अब ये चीज समझ में आनी चाहिए मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का क्या मतलब है। वैसे फॉर्मूला वाइज मल्टीप्लिसिटी एम डिफाइन होता है 2s नेट प्लस 1। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मल्टीप्लिसिटी। समझ में आ रही बात? ओके, दैट मींस अगर हुम्स रूल मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का है तो ये बात पक्की है कि वो ये बताना चाहता है कि हम उसी फैशन में इलेक्ट्रॉन को घुसाएं जिस फैशन में मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू बढ़े। समझ में आ रही बात? और अपनी मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच जाए। ठीक है, क्लियर है बात? तो हुम्स रूल का कहना क्या है? पहले तो हम इसको टेक्निकल टर्म्स में लिख लेते हैं, फिर हम कुछ एग्जाम्पल से इसको मजदूरों की भाषा में समझ लेंगे। चलिए टेक्निकल टर्म्स में क्या डेफिनेशन? तो डेफिनेशन जो है वो ये होती है कि there should be no pairing of electron. There should be no pairing of electron until the orbital is half full. समझ में आई बात? ये है टेक्निकल टर्म्स का डेफिनेशन कि पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हम तभी कर सकते हैं क्योंकि पेयरिंग करने से क्या होगा, एस नेट की वैल्यू 0 हो जाएगी एक ब्लॉक की, क्योंकि एक का प्लस हाफ है एक का माइनस हाफ है,
दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो पेयरिंग हम तभी पॉसिबल है जब पूरी की पूरी ऑर्बिटल क्या हो जाए, हाफ फिल्ड हो जाए। तो हाफ फिल्ड जो है दैट इज द लिमिट ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। सर फिर से। मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो क्या है भाई मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का रूल? हुंस का कहना यह है कि पेयरिंग हम तभी करा सकते हैं इलेक्ट्रॉन की। पेयरिंग का मतलब ये होता है, पेयरिंग का मतलब जैसे 3 ब्लॉक है 2 इलेक्ट्रॉन, ये होता है पेयरिंग, ठीक है। तो पेयरिंग जब इलेक्ट्रॉन की हो जाएगी तो इस ब्लॉक का एस नेट क्या हो जाएगा, 0। तो मल्टीप्लिसिटी घट जाएगी, समझ में आएगा। तो वो हम तभी करा सकते हैं जब पूरे के पूरे ब्लॉक क्या हो, हाफ फिल्ड हो जाए। क्योंकि हाफ फिल्ड जो है वो मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी के करस्पॉन्ड है, ठीक है। प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ टोटल कितना हो जाएगा, +3/2। समझ में आ रही बात? जन्नत जहान मैडम क्लियर है? नो सर। नसीबा समझ में नहीं आया। चलिए इसको ऐसे समझते हैं, पेयरिंग को आप रिलेट करिए। देखिए टेक्निकल टर्म्स को हमारी बोलिए, भूल जाइए इलेक्ट्रॉन। आप पहले एग्जाम्पल समझिए। जैसे आप सभी लोग जैसे गांव के हैं, मैं भी गांव का आदमी हूँ, ठीक है। गांव में क्या होता है, जब कोई शादी होती है या कोई बर्थडे फंक्शन होता है, कोई भी फंक्शन होता है, तो हम आसपास के लोगों को इनवाइट करते हैं। हुन फूल को ऐसे समझिए, आपके जीवन में भी हुन चूल लगता है, ठीक है। देखिए कैसे लगता है समझिए, ठीक है। मान लेते हैं आपके घर पे शादी है, आपने 100 लोगों को इन्वाइट किया, ठीक है। गाँव में जनरली बुफे सिस्टम नहीं होता है। गाँव में कैसे होता है, जैसे मेरे गाँव में आज भी लोगों को लाइन से बिठा देते हैं, ठीक है। एक लाइन में 20 लोग बैठ गए, उन 20 लोगों को एक साथ हम खिला देते हैं, उसको हम बोलते हैं पंगत, है कि नहीं? होता है नहीं होता है, बोलिए। यस सर। हाँ, तो आप उसको समझिएगा कि 20 लोग लाइन से बैठे हैं, उन सबकी इंपॉर्टेंस उतनी है, बराबर है, क्योंकि सब आपके गेस्ट हैं, सबकी एनर्जी बराबर है। आपको उन्हें खाना खिलाना है, तो क्या क्या तरीके पॉसिबल है, कौन सा तरीका सबसे ज्यादा स्टेबल है? जो तरीका सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वही तरीका फॉलो होता है। तो आप कैसे खिलाते हो खाना? आप सबको बराबर बराबर पूड़ियां बांट देते हैं, जितने भी लोग प्रेजेंट हैं। ऐसा नहीं कि पहले एक आदमी को ही पूरा भर के खिला दीजिए, उसको पेयरिंग करा दीजिए, उसका पेट पूरा फुल करा दीजिए, फिर दूसरे आदमी को पूरा खिलाइए, फिर तीसरे को खिलाइए। अगर ऐसा करोगे तो लास्ट में जो आदमी बैठा है वो आपको मारेगा। समझ में आ रही बात? आप डिस्टेबलाइज हो जाएंगे, फुल वैलिड नहीं है। उसूल यही बोलता है कि अगर 20 लोग बैठे हैं, सबकी एनर्जी बराबर है, तो सबको बराबर 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 बांट दीजिए, ठीक है। फिर अगर कोई बोले कि हाँ भाई मेरे को एक्स्ट्रा चाहिए, तो उसको एक्स्ट्रा दे दीजिए। समझ जाएगा? तो जैसे हम जब खाना खिलाते हैं, हम यही यही ना करते हैं, हम सबको बराबर पूड़ियाँ बांट दिए। फिर अगर किसी ने बोला कि हाँ भाई हमें और चाहिए, तो उसको और दे दीजिए, तब किसी को दिक्कत नहीं होगी। लेकिन तुम फर्स्ट आदमी को ही भाई साहब भर के 10 पूड़ियाँ खिलाने का इंतजार कर रहे हो, फिर उसके बाद सेकंड को खिलाओगे, तो 20वां आदमी बोलेगा भाड़ में जाओ, पहले लड़ लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे। समझ में आ रही बात? तो ये जो तरीका है, यही तो हुंस बोलता है। भैया अगर आपके पास 5 ब्लॉक है, तो सबको बराबर 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 खिला दीजिए, उसके बाद ही किसी ब्लॉक को पूरा फुल करिए। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? ठीक है। इन ऑर्डर टू हैव स्टेबिलिटी, दिस इज द ओनली मेथड, ठीक है। इसको आप ऐसे याद रख लीजिए। दूसरा एग्जांपल देता हूँ। जैसे नसीमा जी को समझ में नहीं आ रहा था, तो नसीमा जी को एग्जांपल देते हैं। तो नसीमा अख्तर जी है, उनका बर्थडे आ गया मान लेते हैं, ठीक है। बर्थडे में उन्होंने अपने 10 दोस्तों को बुलाया घर पर, ठीक है। अब सोचिए आइडियली क्या होना चाहिए कि अगर मैंने 10 दोस्तों को बुलाया बर्थडे में, तो आपको 10 के 10 मेरे गेस्ट हैं, मैं उन सबको बराबर 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 समय दूंगा, ठीक है। उसके बाद जो मेरे बेस्ट फ्रेंड है, जो मेरे से ज्यादा क्लोज है, मैं उनको उनके साथ ज्यादा समय बिताऊंगा, नो डाउट, ठीक है। लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर जरूर लगेगी। अगर आपने किसी को घर पे बुलाया है, नसीमा जी ने अगर घर पे बर्थडे पार्टी के लिए 10 लोगों को बुलाया है, तो टेक्निकली उन्हें क्या करना पड़ेगा, जैसे ही 10 लोग आ रहे हैं, एक एक करके सबके साथ बराबर समय कि हाँ भाई खाना खाइए, बहुत अच्छा लगा आप आए, ये सिर्फ बातें करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि भाई साहब आपके जो 2 बेस्ट फ्रेंड है 10 में से, आप केवल 2 बेस्ट फ्रेंड के साथ ही घूम रहे हैं, उनके साथ ही सारी बातें कर रहे हैं, तो जो रिमेनिंग 8 है दे विल फील ऑफेंडेड, और वो आपकी बर्थडे पार्टी वाले दिन ही आपको धुन देंगे। धुन देंगे मतलब आपको डिस्टेबलाइज कर देंगे। समझ में आ रही बात है? नहीं आ रही? तो हुंस यस यही सर। बोलता है
है कि नहीं? इंस्ट्रूमेंट क्या बोलता है आपसे कि अगर बराबर एनर्जी की ऑर्बिटल्स अवेलेबल है, ब्लॉक्स अवेलेबल है, तो सबको पहले बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन दे दीजिए, उसके बाद ही किसी के साथ पेयरिंग करें। समझ में आ रही बात? दिस इज हॉर्न्स रूल ऑफ मैक्सिमम। ठीक है, याद हो यस जाएगा? सर। नसीमा जी को यस तो याद हो जाएगा, क्योंकि नसीमा जी तो हमारे कहानी की मुख्य नायिका थी। चलिए, ओके, सो ये है बेसिक तरीका। तो होम्स का कहना ये था कि जैसे मान लेते मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन है और पी ऑर्बिटल में है, तो मैं जानता हूँ कि पी ऑर्बिटल में 3 ब्लॉक है एक्स वाई जेड, तो मैं 4 इलेक्ट्रॉन हमेशा किस फैशन में भरूंगा? लेफ्ट टू राइट भरूंगा, और हमेशा एक 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 इलेक्ट्रॉन ही सबसे पहले दूंगा, और जो पहला इलेक्ट्रॉन होगा उसके ऊपर ही बात फिक्स है, हमेशा उसकी मल्टीप्लिसिटी पॉजिटिव होनी चाहिए, क्योंकि नेगेटिव होगी तो मल्टीप्लिसिटी कम आएगी, हमें चाहिए मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो ये दो फाउंडेशन तो है ही आपके पास कि लेफ्ट टू राइट भरिए और हमेशा ऊपर की तरफ वाले इलेक्ट्रॉन भरिए, ऐसे तो भर दीजिए। तो पहला, दूसरा, तीसरा, समझ में आ रही बात? अब जैसे ये 3 भर गए, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी आ गई, अब आप क्या करिए? अब आप पेयरिंग करा सकते हैं, वो भी इसी फैशन में, लेफ्ट टू राइट। So this will be the correct representation of P4. समझ में आ रही बात है, नहीं आ रही है? बोलिए। ठीक है, यस ओके। सर। बाकी लोग, हबीबा जी, हसीना जी, सलीमुद्दीन, क्लियर है बात? यस सर। जैसे मान लेते हैं मैं बोलूँ B7 है, अब B में कितने ब्लॉक होते हैं? 5, तो 5 ब्लॉक बना लीजिए। अब 7 इलेक्ट्रॉन भरने हैं इसके अंदर, तो कैसे भरोगे? सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सबको बांट दो, और वो भी पॉजिटिव वाला। 1 2 3 4 5, अब भर गए। अब आप पेयरिंग कराइए अगेन लेफ्ट टू राइट, सबको एक एक बांटते जाओ, 6 7। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस। क्लियर है? ये बात पक्की है, ये मैं यस सर। हमेशा बोल सकता हूँ कि मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी कब आएगी? आप बताइए। मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला है m इज इक्वल टू 2s नेट प्लस 1। तो मल्टीप्लिसिटी ज्यादा कब आएगी? जब s नेट की वैल्यू ज्यादा है, और s नेट की वैल्यू ज्यादा कब आएगी? जब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्या हो? प्लस हाफ वाले हो। समझ में आ रही बात है, नहीं आ रही? बोलिए। ठीक है, और मिनिमम इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ वाले हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे P4 में टोटल मल्टीप्लिसिटी कितनी आएगी? एस नेट निकाल लीजिए, 3 इलेक्ट्रॉन है ऊपर वाले, तो 3 इंटू प्लस हाफ, एक इलेक्ट्रॉन है नीचे वाला, सो एक एक 1 इंटू माइनस हाफ। सॉल्व करिए, आएगा पूरा। तो मल्टीप्लिसिटी कितनी हो जाएगी? 2 इंटू 1 प्लस 1, फॉर्मूला तो फिक्स है 3, तो इसकी 3 है मल्टीप्लिसिटी। मैक्सिमम कितनी हो सकती है पी ऑर्बिटल की मल्टीप्लिसिटी? जब 3 इलेक्ट्रॉन हो और तीनों ऊपर की तरफ हो, ताकि कोई भी कैंसिल आउट ना हो। ठीक है, तो मैक्सिमम एसनेट पी ब्लॉक में कितना हो सकता है? 3/2। तो मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी कितनी हो सकती है? 4। फिर डी ब्लॉक में कितनी हो सकती है? 5/2। तो मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी? 6। एफ ब्लॉक में 7/2, उसकी मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी होगी 8। समझ में आ रही बात? क्लियर है या नहीं? बोलिए। सर ये एस नेट वाला। टोटल जैसे P1 है, तो P1 को आप कैसे लिखोगे? ऐसे बताइए, इसका टोटल स्पिन कितना है? एक इलेक्ट्रॉन है ऊपर की तरफ है प्लस हाफ, बताइए इसकी मल्टीप्लिसिटी कितनी है? 2 इंटू हाफ प्लस 1 2। चलिए 2 इलेक्ट्रॉन P2, बताइए इसके में इसको कैसे भरेंगे आप? एक एक ऐसे। बताइए टोटल एस्टिमेट, टोटल स्पिन का काउंट कितना है? इसका भी हाफ, इसका भी हाफ, दोनों का प्लस हाफ, सो 2 इंटू प्लस हाफ 1। तो बताइए मल्टीप्लिसिटी कितनी हो गई? बढ़ी या घटी? 2 इंटू 1 प्लस 1 3, बढ़ गई। यही तो हम बोल रहा है। P3 पे आ जाइए, P3 आते ही ये कितना हो जाएगा? 1 2 3। बताइए टोटल एस्टिमेट कितना है? 3 इंटू प्लस हाफ 3। बताइए मल्टीप्लिसिटी कितना है? 2 इंटू 3/2। तो 2 इंटू 3/2 प्लस 1 कितना हो गया? 4। क्या 4 से ज्यादा कभी हो सकती है मल्टीप्लिसिटी? नहीं हो सकती, ये इसकी मैक्सिमम लिमिट है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप P4 पे जाओगे तो पेयरिंग हो जाएगी, तो टोटल स्पिन कम हो जाएगी, क्योंकि अब आपका जो नेट स्पिन आएगा उसमें 3 तो आएंगे प्लस हाफ, एक आएगा माइनस हाफ, ये कैंसिल आउट हो गया, तो केवल 1/2 इंटू 2 ही बचा 1। तो मल्टीप्लिसिटी कितनी हो गई? 3, कम हो गई ना।
तो पेयरिंग तभी हो सकती है जब आप मैक्सिमम लिमिट पे पहुंच गए, यही बात है। ठीक है, Yes, sir. चलिए तो अब आप लोग समझ में आ गया, आप लोग काफी इंटेलिजेंट हो गए, तो अब आप लोग कुछ एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिकेशन निकालिए क्वेश्चन राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फॉलोइंग। ए पार्ट सोडियम 11, बी पार्ट क्लोरीन 17, सी पार्ट टाइटेनियम 22, पार्ट क्रोमियम 24, बी पार्ट कोबाल्ट 27, एफ पार्ट कॉपर 29। चलिए इन सेट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालिए।
अरे हो गया क्या कर रहे हो अभी? हेलो कितने लोग हैं? कोई कुछ बोलता ही नहीं है। उसको अली, अहमद अली, हबीबा, हसीना, जन्नत, जन्नत फिरदौस, रुकैबिन मदन, जन्नत जहां, हसीना, अख्तर, सलीम, दूर, तबीर। क्या हुआ है नहीं हुआ? या अभी भी होम स्कूल फॉलो हो रहा है? अच्छा, लोग सुबह मैसेज में हसीना आपको समझ सर सुनाई नहीं दे रहा है। मैं कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ तो सुनाई कैसे देगा? मैं बोलूंगा तब ना सुनाई देगा। सवाल हो गया सबका है नसीमा जी? यस सर, यस सर। वेरी गुड। चलिए चलिए तो देखते हैं कैसे करते हैं। वैसे तो आप लोग काफी इंटेलिजेंट हैं, 12 पास हैं, बट फिर भी कैसे सॉल्व करते हैं देख लेते हैं क्या, और उसके बाद फिर आगे के सवालों को सॉल्व करेंगे। चलिए तो जैसे सोडियम का आपको निकालना है, ठीक आंसर सोडियम 11, तो क्या आएगा आंसर? टोटल इलेक्ट्रॉन 11 भरने हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाइए, फर्स्ट ऑर्बिट से n प्लस एल लगा के, तो आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। 1s के बाद आता है 2s, फिर आता है सर सुनाई नहीं दे। फिर आता है 3s, फिर आता है 3p, फिर आता है 3d, फिर आता है 4s। 4s पहले आता है या 3d? 4s, 3s, 3p, 4s, then 3d, then 4p। तो यहाँ तक तो आपको याद हो जाना चाहिए 36 तक, ठीक है। सुनाई नहीं दे रहा है तो मैडम इंटरनेट वाली बात है, इंटरनेट का कनेक्शन भाई या तो मेरा खराब होगा या आपका खराब होगा, दोनों लोग चेक कर लो, ठीक। मैं और पास में आता हूँ। अभी सुनाई दे रहा है नसीमा जी? यस सर। ओके, तो ये तो आपको बेसिक आइडिया आप दो प्रिंसिपल से लाना पड़ेगा, ठीक है, कि ऑर्बिटल्स को हम कैसे n प्लस एल के साथ आगे अरेंज कर सकते हैं। अब 11 इलेक्ट्रॉन भरना स्टार्ट कर दीजिए। तो 11 इलेक्ट्रॉन में से s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं? 2, s में फिर 2, p में 6, फिर ये 2, फिर ये 6, फिर 2, फिर b में 10, फिर p में 6, ठीक है। तो इतने इलेक्ट्रॉन हम भर सकते हैं। तो स्टार्ट हो जाइए 11 नंबर से, तो 11 भरने हैं। तो 1s में 2, 2s में 2, 2p में 6, अभी तक कितने हुए? 10। भाई जन्नत जहाँ जो है वो, तो ये आपका आंसर है। दिस इज योर आंसर।
ठीक है, ठीक है। सिमिलरली बी पार्ट क्या करिए और सी पार्ट, सारे पार्ट आपको ऐसे सॉल्व करना है। चलिए तो बी पार्ट क्या देखते हैं। तो बी पार्ट में आपके पास है क्लोरीन सिमिलरली कैसे भरेंगे, 1s में 2, 2s में 2, 2p में 6, 10 हो गए, 3s में 2, 12 हो गए, तो 3p में आएंगे 5। सिमिलरली सी पार्ट 1 is to 2 is to 56 less 56 4 is to 3 is to 56, 3 is to 3p6, 4 is to 3p. This will be अगला आपके पास क्रोमियम, क्रोमियम का आएगा डी पार्ट 24। देखिए यहाँ तक तो देखो एकदम सेम है, ये टोटल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ये हो गया ए आर, आप इसको डायरेक्ट ए आर भी लिख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ तक देखिए 10 तक ये सेम है, ये कॉन्फ़िगरेशन में नियॉन है, तो आप उसी को ऐसे भी लिख सकते हैं Ne2 नियरेस्ट लेवल गैस कॉन्फ़िगरेशन। सिमिलरली इसको भी टाइटेनियम को आप लिख सकते हैं AR 4s2 3d। तो इसी को कैलकुलेट करते हैं पीआई क्या है, 18 इलेक्ट्रॉन तो AR तक भर जाएंगे, 24 है 4s2 4 is to 3d 4 सिमिलरली अगले वाले में आप देख लीजिए, अगला वाला है कोबाल्ट 27 और कॉपर 29। कोबाल्ट 27 इसके लिए आप कर सकते हैं AR 4s2 27। F के लिए आप लिख सकते हैं 29 कॉपर, इसके लिए AR 80 is 110 ये आपके जनरल ऑर्डर आ गए समझ में, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट बात क्या है, कभी कभी ये ऑर्डर से आपको +4 की बजाय -1 नंबर मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा, क्या रीजन है उसके पीछे, वो आप समझिए। जैसे इनमें से ए ऑप्शन वाला सही है आपका जवाब, बी ऑप्शन वाला सही है, सी वाला सही है, और डी वाला जवाब गलत है, ई वाला सही है, एफ वाला जवाब गलत है। तो क्या रीजन है कि ये गलत है, तो उसको समझने के लिए आपको एक नया टॉपिक समझना पड़ेगा, और वो क्या है, स्टेबिलिटी, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ फुली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स। आप समझिए, ठीक है। हम ये जनरल प्रिंसिपल बोल सकते हैं कि स्टेबिलिटी सिमेट्री पे भी डिपेंड करता है, स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिमेट्री। तो जब फुली फिल्ड होगा तब तो अलग ही बात है, तो अगर कोई भी ऑर्बिटल अगर फुली फिल्ड है तो उसमें टोटल नेट स्पिन क्या है, 0। समझ नहीं बात, एक तो वो सिमेट्रिकल भी है और उसका नेट स्पिन भी 0 है, मतलब उसमें नेट एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन की वो कैंसिल आउट हो। तो फुली फिल्ड वाले तो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी होती है फुली फिल्ड वाले। फिर किसकी होती है, हाफ फिल्ड वाले। हाफ फील्ड वाले की क्यों होती है, उसके 2 रीजन, एक तो उसकी मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम है फुल सूट के हिसाब से, ठीक, और दूसरा उसमें क्या है भाई, सिमेट्री भी है और सब में एक एक इलेक्ट्रॉन गया है, और तीसरा अगर हम देखें तो उसमें मैक्सिमम एक्सचेंज एनर्जी। अब ये चीज समझ में आनी चाहिए, एक्सचेंज एनर्जी का क्या होता है, ठीक है। तो हाफ फील्ड जो है नो डाउट वो फुली फील्ड से तो पीछे होगा, बट ज्यादा पीछे नहीं है। क्यों, क्योंकि जैसे फुली फील्ड में आपकी नेट मल्टीप्लिसिटी 1 है, मतलब मिनिमम है, इसमें मैक्सिमम है। फुली फील्ड भी सिमेट्रिकल है, हाफ फील्ड भी सिमेट्रिकल है, क्योंकि सब ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है हर ब्लॉक में। एक्सचेंज एनर्जी क्या होता है ये आप समझिए। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ मैं, अगर D1 की बात करूँ, देखिए D1 को आप ऐसे बना सकते हैं, क्या ये इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस की तरह किसी और इलेक्ट्रॉन से अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर सकता है क्या? तो 1 इलेक्ट्रॉन वाले में मिनिमम एक्सचेंज, तो मैं नंबर ऑफ एक्सचेंज अगर लिखूँ तो 0। चलिए D2 की बात करते हैं। D2 में बताइए कितने एक्सचेंजेस पॉसिबल है, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन आपस में ही एक्सचेंज हो सकते हैं। समझ में आ रही बात? तो नंबर ऑफ एक्सचेंज कितने होगा, तो D2 में थोड़ी बहुत डीलोकलाइजेशन हो सकता है इलेक्ट्रॉन। रेजोनेंस से रिलेट करिए, जैसे रेजोनेंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता है, इलेक्ट्रॉन
जितना ज्यादा ऑसिलेट करेंगे, जितने ज्यादा स्ट्रक्चर बनेंगे, मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी उतनी बढ़ जाती है। समझ में आ रहा है नहीं? बोलो हेलो। यस सर। सिमिलरली अगर मैं D3 की बात करूं तो देखिए D3 में क्या होगा, एक सर दो D2 का तीन ये इलेक्ट्रॉन। D2 में दो ही तो इलेक्ट्रॉन है, तो आपस में एक्सचेंज हो सकते हैं, बताया तो है। आप सुनिए ढंग से। तो एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, ये आपस में एक्सचेंज होते हैं। दो आदमी हैं तो कितने एक्सचेंज हो सकते हैं? एक। मैं उसकी सीट पे बैठ जाऊं, वो मेरी सीट पे आ जाए, यही ना पॉसिबिलिटी है। सुनिए थोड़ा गौर करिए, आगे फिर से वही आएगा। ठीक है। D3 में क्या है भाई, ये जो पहला इलेक्ट्रॉन है ये कितनी जगह पे बैठ सकता है? दो जगह पे। जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो कितनी जगह बैठ सकता है? ये वाला तो काउंट हो चुका है, ये वाला एक एक्स्ट्रा है। ठीक है। तीसरा इलेक्ट्रॉन के तो सारे काउंट हो गए, फर्स्ट के साथ भी एक्सचेंज हो गया, सेकंड के साथ भी एक्सचेंज हो गया। तो टोटल एक्सचेंज कितने कितने पॉसिबल है? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए दो पॉसिबल, सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए एक पॉसिबल है, थर्ड इलेक्ट्रॉन के सारे काउंट हो चुके हैं। टोटल आएगा 3। D4, D4 के लिए देखिए 1 2 3 4। चलिए मैं अलग अलग कलर से दिखाता हूँ आपको, समझिए। पहला वाला कितने से एक्सचेंज कर सकता है? दूसरे से, तीसरे से और चौथे से। तो फर्स्ट वाले में कितने हो गए? 3। चलिए जो सेकंड वाले पे आ जाते हैं, अलग कलर, ग्रीन कलर। सेकंड वाला फर्स्ट से तो करेगा नहीं, क्योंकि फर्स्ट से तो हो ही चुका है, उसका पहले ही काउंट हो चुका है, सेम टू सेम। तो सेकंड वाला तीसरे से और चौथे से कर सकता है। कितने काउंट हुए? 2। अगले पे आ जाइए, अगला ये वाला, पीछे वाले में तो काउंट हो ही चुका है ग्रीन कलर में, तो ये टोटल कितने हो गए भाई साहब? 6। समझ में आ रही बात है, नहीं आ रही है? डिस्टिंक्ट 6 है। बोलिए। यस D5 सर। में टोटल एक्सचेंज कितने हैं? 1 2 3 4 5। देखिए 1 2 3 4 5। चलिए फिर से मैं कलर कॉम्बिनेशन बना रहा हूँ। पहला वाला कितने से कर सकता है? दूसरे से, तीसरे से, चौथे से, पांचवे से। कितने हो सकते हैं? 4। चलिए दूसरा वाला बताइए। दूसरा वाला पहले से कर सकता है, लेकिन वो काउंट हो चुका है, रेड कलर पहला वाला। तो दूसरा वाला तीसरे से, चौथे से, पांचवे से। कितने आएंगे? 3। अगला वाला बताइए। अगला वाला तीसरा वाला दूसरे से काउंट हो चुका है, तो चौथे से, पांचवे से। और चौथा वाला अलग कलर, चौथा वाला केवल एक ही कर सकता है, पांचवे के साथ। टोटल कितने आएंगे? मीन्स B5 जो कि हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, that is having maximum delocalization, you can say that is having maximum exchange। तो जितने ज्यादा एक्सचेंज होते हैं, स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होती है। तो स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? क्या बोलेंगे? एक्सचेंज एनर्जी। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लिखते हो रेजोनेंस, जितने ज्यादा रेजोनेटिव स्ट्रक्चर होंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, यहाँ पर भी। समझ में आई बात? कोई कुछ कहना चाहता है? प्लीज बोलो। ठीक है। तो भैया जो D5 है और D10 है, ये अपने आप में ज्यादा स्टेबिलिटी वाले हैं। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से मैं D5 में पहुंच सकता हूँ या D10 में पहुंच सकता हूँ, तो मैं वो काम कर ही दूँ। ठीक है। क्योंकि एज एन एलिमेंट मेरा एम क्या है? मैक्सिमम स्टेबिलिटी को गेन करना। समझ में आ रही बात सभी को या नहीं? बोलिए। यस क्लियर सर। है? तो देखिए, तो अब क्या हो जाएगा? देखो, इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। D ऑर्बिटल में, ये P ऑर्बिटल की बात तो छोड़ दीजिए, P ऑर्बिटल में उतने एक्सचेंजेस पॉसिबल है ही नहीं। P ऑर्बिटल में मैक्स कितने? 3 एक्सचेंजेस पॉसिबल है, तो उसमें ज्यादा स्टेबिलिटी नहीं होगी। लेकिन D ऑर्बिटल में जब भी ऐसा होगा कि एक इलेक्ट्रॉन के आ जाने से D5 बन जाए या D10 है, तो आपको वो काम कराना पड़ेगा। जैसे डी वाले में फोकस करिए। ये अगर 4s से एक इलेक्ट्रॉन 3d में आ जाता है, तो भैया मैक्सिमम स्टेबिलिटी आ जाएगी, क्योंकि एक्सचेंज एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, क्योंकि वो D5 बन जाएगा। तो इसलिए ये लिखने से बेहतर है कि ये मैं नहीं लिखता हूँ, तो इसका लिखूंगा AR 4s1 3d5।
सो दिस इज एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो नॉर्मल तरीके से नहीं है। ठीक है, नॉर्मल तरीके से क्या आ रहा था क्रोमियम का, आप आर्गन 4s2 3d4, तो ये आप अगर लिखोगे तो गलत होगा। आपको क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम एक्सचेंज एनर्जी करनी पड़ेगी, मतलब एक इलेक्ट्रॉन 4s से 3d में आप भेज सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन 4s से 3d में मतलब लो एनर्जी से ज्यादा एनर्जी में भेजने से ओवरऑल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज डिक्रीजिंग एंड द स्टेबिलिटी इज इंक्रीजिंग। ठीक है, सेम काम 29 वाले में भी है। यहाँ से अगर आप एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भेज देते हो तो भैया फायदा ही फायदा है, क्योंकि 4s हाफ फिल्ड हो गया, छोटा ऑर्बिटल है, लेकिन 3d फुली फिल्ड हो गया, बड़ा ऑर्बिटल। सो दीज टू विल बी योर करेक्ट आंसर एंड दीज आर नोन एज एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही है? सभी को बोलिए। आपको कुछ बोली नहीं रहा? हेलो, Yes, sir. चलिए, तो अब आप लोग काफी इंटेलिजेंट हो गए, क्यों ना आप लोग क्या करें, आप थोड़े और अच्छे अच्छे सवालों का नाम लिखें, है कि नहीं। 11th क्लास में होते तो मैं 36 तक सीमित रहता, बट आप लोग तो 12 पास है, ज़्यादा आसान सवाल करने पड़ सकते हैं, है कि नहीं। चलिए, तो और सवाल सॉल्व करिए। ये क्लियर है सबको, एक्सचेंज एनर्जी वाला टॉपिक? Yes, sir. नसीमा मैडम, क्लियर हुआ आपको? Yes, sir. ओके, चलिए क्वेश्चन। सो अगेन राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन in following cases. चलिए, इन सबका भी निकाल देंगे। प्लस प्लस वाले और देती है, माइनस वाला भी देती है। चलिए चलिए, तो सॉल्व करिए, मैं आपको 10 मिनट देता हूँ, 10 मिनट देता हूँ सॉल्व करने के साथ। चैप्टर खत्म हो गया आपका, चैप्टर कंप्लीट, चैप्टर समाप्त, मतलब खत्म स्ट्रक्चर। आप लोगों का काम क्या है भाई? आप लोगों का काम दो काम है, तो देखो जो मैंने नोट्स आपको भेजे थे वो नोट्स पूरा कर लीजिए। ठीक है, इनमें कोई डाउट हो, परेशानी हो, मेरे से डाउट पूछिए। दूसरा काम क्या है, प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक्सरसाइज वाला जो क्वेश्चन है मैंने आपको भेजा नहीं है, लेकिन हाँ मैं जल्दी ही, अगर आपके पास कोई बुक
जिसमें प्रीवियस ईयर के साथ सवाल है आप पूरे कर लीजिए, नहीं तो मैं बीटीपी बना के आपको भेज देता हूँ। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर के सारे सवालों का बीटीपी आपको बिल्कुल सॉल्व करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बेसिक लेवल पे जो थ्योरी चाहिए तो आपको पूरा आता है, तो आप केवल एक ही चीज बाकी है, प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आप फायदा। ठीक है, इससे ज्यादा एटॉमिक स्ट्रक्चर को कोई नहीं चलेगा, ये मैक्सिमम मिलेगा इवन एम्स के एग्जाम में। ठीक है, तो उस हिसाब से आप चलिए तो सॉल्व कर लीजिए, मैं 10 मिनट बाद आपसे पूछता हूँ।
Sir, बोलिए मैडम। पहले वाले का आंसर तो है ये 4s1 4 is to 3 and 45. चलिए देखते हैं आपको इनके एटॉमिक नंबर मतलब पता है या नहीं पता है। अगर आपको 12th के आदमी हो तो आपको इनके एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको पता है तो क्या पता होगा आपको। ब्रोमीन का तो 35 होता है, सेलेनियम जो है वो 10, जिंक के बाद आता है कुछ समझा नहीं रहा हूँ मैं, सेलेनियम का जो आपका एटॉमिक नंबर है हाँ जी। तो इम्पोर्टेंट बात जो है जो आपको यहाँ पे देखना है तो ये है कि जो नॉर्मल वाले हैं उनको तो आप लिखते जाइए, जो आपका आप बहुत मुश्किल है जो आपने सीखा है 34 35 में तो आसानी से हो जाएगा। 78 वाले में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको 78 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो भरते जाइए, ठीक है, थोड़ी मेहनत लगेगी बट आप कर पाएंगे। दिक्कत होगी जब प्लस या माइनस हो, तब क्या करें। जब ये प्लस वाले हो या माइनस वाले हो तब कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखा जाए, समझ में आ रही बात, तब दिक्कत होगी। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए कि इलेक्ट्रॉन आर फिल्ड, इलेक्ट्रॉन जो फिल होंगे फिल्ड एज पर आप बहुत प्रिंसिपल, ठीक है। इलेक्ट्रॉन हमेशा आप बहुत प्रिंसिपल के हिसाब से ही फिल किए जाते हैं, डाले हमेशा आप बहुत प्रिंसिपल के हिसाब से जाते हैं, लेकिन निकालने वाले टाइम पे जब आप निकालेंगे, क्योंकि प्लस तो तभी बनेगा जब आप इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो निकालने वाले टाइम पे हमेशा याद रखिए इलेक्ट्रॉन विल ऑलवेज बी रिमूव फ्रॉम द लास्ट वन। बात तो ये बात इंपॉर्टेंट है जो आपको डबल स्टार के साथ लिखनी चाहिए। मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि चीजें बढ़िया याद रहे आपको। तो डबल स्टार क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव ऑलवेज ब्रैकेट में फ्रॉम आउटर मोस्ट, मतलब रिमूवल में आप वो प्रिंसिपल काम नहीं करता है, इंपॉर्टेंट याद रखिए। जैसे कॉपर 29 इसका देखते हैं आंसर, कॉपर प्लस का क्या आंसर है, डी वाला, मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो डी वाला है कॉपर प्लस 29। सबसे पहले तो आप 29 के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए। बताइए 29 के हिसाब से क्या आएगा, आर्गन 18 4s2 3d9, ये तो काम का नहीं है तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आर्गन 4s1 3d10, ये करेक्ट है। तो ये किसका है, कॉपर का है, समझ में आ रही बात। लेकिन मुझे कॉपर का निकालना है क्या, नहीं, मुझे चाहिए कॉपर प्लस का। तो प्लस जैसे ही आएगा मतलब मुझे इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। अब एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकाला जाए, आप बाउंड प्रिंसिपल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो डी में जुड़ेगा या डी के आगे वाली ऑर्बिट में जुड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जोड़े जाते हैं एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। लेकिन जब निकालने की बात आएगी तो हमेशा कौन सी ऑर्बिट से निकलेगा, जो लास्ट ऑर्बिट, लास्ट ऑर्बिट कौन सी है इसमें, 4s, यहाँ से इलेक्ट्रॉन माइनस
तो कॉपर प्लस का जो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा AR4S0 3D10. So this will be the correct answer. जो लोग ऐसे लिखे कि AR4S1 3D9 इनका आंसर है. समझ में आ रही बात? क्लियर है? बोलिए. ठीक है. So this will be your correct answer. तो इलेक्ट्रॉन निकालने पे ये काम करना, डालने पे आप बहुत प्रिंसिपल लागू होगा, कोई बात. ठीक है, बोलिए. Yes, sir. सिमिलरली आप कोई दूसरा टॉपिक ले लीजिए. जैसे दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं. जैसे मान लेते हैं मैं लेता हूँ क्रोमियम 3+. चलिए इसका लिखना है. सबसे पहले तो क्रोमियम का लिख दीजिए. कौन सा वाला पार्ट था? H वाला. तो क्रोमियम 3+. पहले भूल जाइए, नॉर्मल क्रोमियम का आंसर लिखिए. तो आएगा AR4S2 3D4. ये गलत है, आप जानते हैं. करेक्ट आंसर है AR4S1 3D5. 4 में ठीक है, हाफ फिल्ड कॉन्फिगरेशन. तो ये है किसका आंसर? क्रोमियम 24. आपको क्या करना है, इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं. तो सबसे पहले कौन सी ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? 4s से. तो 4s से एक निकल जाएंगे. ठीक है, तो ये हो जाएगा 4s0. फिर बाकी 2 और किससे निकलेंगे? 3 ऑर्बिटल से, क्योंकि 4 के निकलने के बाद आउटरमोस्ट ऑर्बिट कौन सी हो गई? थर्ड वाली. थर्ड में भी सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है? डी की. तो फिर डी में से 2 आंसर आएगा AR4S0 3D. So this will be the समझ में आ रही बात है? बोलिए. Yes, sir. कई लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग इसको लगा के कोई ऐसा आंसर दे देंगे AR4S1 3D2. ये गलत है. ठीक है, तो नो डाउट 4s के बाद 3D में इलेक्ट्रॉन जाते हैं भरते वक्त, लेकिन निकलते वक्त पहला इलेक्ट्रॉन तो आउटरमोस्ट ऑर्बिट से ही. ठीक है, so this is very important thing that you should remember. ठीक है, जोड़ते वक्त आप बहुत प्रिंसिपल लगेगा, नो डाउट, बट निकलते वक्त आउटरमोस्ट ऑर्बिट. क्लियर? समझ में आई बात? बोलिए. Yes, sir. Yes. ठीक है, जैसे ये वाला है स्कैंडियम 3+. इसका निकालिए. स्कैंडियम है, स्कैंडियम है आई. देखिए स्कैंडियम 3+ का आपको निकालना है. सबसे पहला काम क्या करिए? स्कैंडियम का निकालिए पहले. तो स्कैंडियम 21. बताइए क्या आंसर होगा? 18 हो गया AR. ठीक है, 18 के बाद 4s2 20 हो गया 3D1. So this is the answer of electronic configuration of scandium. ठीक है, अब क्या करेंगे आप इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं. तो पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा? 4s से. दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा? 4s से. फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा? 3D से. समझ में आई बात? तो जैसे ही आप इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 2 तो निकलेंगे 4s से, 1 निकलेगा 3D से. मतलब ये तीनों निकल जाएंगे. मतलब स्कैंडियम 3+ जो है उसका कॉन्फ़िगरेशन है AR के जैसे. मतलब 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6. ठीक है, 4s2 भी 4s0 हो गया, 3D1 भी 3D0 हो गया. समझ में आ रहा है या नहीं? बोलिए. Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. ओके, अब जोड़ने वाले पे बात करते हैं. चलो ये तो होगा इलेक्ट्रॉन निकालने की बात. अब अगर मुझे इलेक्ट्रॉन जोड़ना है तब मैं कैसे करूंगा? ठीक है, जैसे कुछ सवाल मैंने दिए ना आपको, ये वाले क्लोरीन P3- S2-. चलिए P3- का निकालते हैं, S2- का निकालते हैं, K और L इनका निकालते हैं. ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं K वाले. तो P3- फॉस्फोरस होता है 15. ठीक है, तो पहले तो आप टोटल इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन निकालने नहीं है, इलेक्ट्रॉन भरने हैं. समझ में आ रही बात है? नहीं आ रही? तो जब इलेक्ट्रॉन भरने हैं तब तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके हिसाब से लिखा जाएगा? आप बहुत प्रिंसिपल के हिसाब से. ठीक है, तो बताइए नॉर्मल फॉस्फोरस में है 15 इलेक्ट्रॉन. तो बताइए मैंने इसमें 3 इलेक्ट्रॉन जोड़े होंगे तभी ये फॉस्फोरस 3- बना है. तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 18.
आंसर आएगा। 18 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, भरते जाइए। तो 18 इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, ये हो गए 10, 12 and 3p6. So this will be your answer for phosphorus 3 minus as well as sulfur 2 minus also, क्योंकि उसमें 16 थे तो नॉर्मल सल्फर में है 16, मैंने उसमें 2 इलेक्ट्रॉन जोड़े, सल्फर 2 माइनस बनाया, टोटल इलेक्ट्रॉन अभी भी कितने हैं? 18। तो जोड़ते वक्त तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, जोड़ते वक्त तो आपको अबाउ प्रिंसिपल ही फॉलो करना है, बट निकालते वक्त आपको आउटर मोस्ट ऑर्बिट से निकालना है, ठीक है। तो जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया वो क्या है कि भैया अगर इलेक्ट्रॉन आपको जोड़ने, आपके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, उनको आपको गिवन ऑर्बिटल्स में भरना है, तो भरते जाइए, उसके लिए अबाउ प्रिंसिपल है। लेकिन जब आपको इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो फिर अबाउ प्रिंसिपल काम नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए तो एक ही प्रिंसिपल है कि सबसे दूर वाली ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकालना। क्लियर है बात या नहीं? बोलिए सभी लोग। सर चलिए, तो अगर ये आपको समझ में आ गया तो आपका ये टॉपिक जो है वो समाप्त हो जाता है। अब आपको प्रैक्टिस करना है, तो मैं याद से आपको एक असाइनमेंट जो है, बड़ा वाला असाइनमेंट जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे सारे, वो मैं आपको दे दूंगा। तो आप एक बार पिछले साल में आए हुए सवालों को सॉल्व करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई आप कितने पानी में हैं, कितनी मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है। जल्दी ही आप लोगों को पूरा, जैसे अभी मैंने मॉड्यूल भेजा था आपको थ्योरी वाला, मैं जल्दी से जल्दी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एक्सरसाइज भी भेज पाऊँ, एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि जैसे जैसे आपका टॉपिक खत्म होगा वैसे वैसे आप क्या करते हैं, अपना मॉड्यूल जो है वो करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके, समझ में आई बात? क्लियर है Yes, sir. सबको? ओके देन, तो आज चैप्टर समाप्त हो गया, आपका पहला चैप्टर, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में अगले चैप्टर के साथ। Yes, पढ़ sir. के आइएगा, पीरियड टेबल वाला चैप्टर पढ़ के आइएगा, ठीक है। Yes, sir. नोट्स में आपको भेज रहा हूँ ग्रुप पे, तो आप नोट्स बना लीजिए। सर